दोस्तों चलिए आज बात करते हैं दो एफएमसीजी कंपनीज के बारे में। और ये दो कंपनीज ऐसी हैं जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। पहली कंपनी एचयूएल, जिसके बारे में रिसेंटली भी आपने बहुत बार सुना होगा। और दूसरी कंपनी ब्रिटेनिया, शायद जिसके प्रोडक्ट्स आप बहुत बार यूज करते हैं। तो आज थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करके दोनों कंपनीज को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर पे कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं ब्रिटेनिया और एचयूएल के बारे में। और ट्राई करेंगे दोनों को कंपेयर करने का और देखेंगे कि फंडामेंटली कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों एचयूएल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से दोनों के बारे में बताऊं तो ये दोनों एफएमसीजी सेक्टर में ऑपरेट करती हैं और दोनों का बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जो हर तरीके के ब्रांड्स को ओन करता है, जिनके प्रोडक्ट्स आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में। तो अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बताऊं एचयूएल के बारे में, तो एचयूएल का जो मार्केट कैप है वो 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। तो 5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एचयूएल इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। इसके बारे में मैंने आपको हाल के दिनों में थोड़े दिन पहले भी बताया था कि एचयूएल ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के केस में एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़ के थर्ड रैंक हासिल किया है 2009 के बाद। क्योंकि 2009 से पहले ये कंपनी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी होती थी। उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने इसको ओवरटेक कर लिया था, लेकिन अभी वापस से एचयूएल थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन गया है इंडिया की मार्केट कैप के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम ब्रिटेनिया की बात करें तो ब्रिटेनिया भी एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है और ब्रिटेनिया बहुत ज्यादा फेमस है अपने बिस्किट्स के लिए। तो अगर मैं बात करूं ब्रिटेनिया की, तो ब्रिटेनिया का जो मार्केट कैप है वो 65,000 करोड़ के आसपास का है। तो ये तो बात हुई मार्केट कैप की। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं एचयूएल के बारे में कि एचयूएल का रेवेन्यू कौन से सेक्टर से कितना निकल के आता है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये एचयूएल का सेगमेंट परफॉर्मेंस है कि इसका कौन से सेगमेंट से कितना परसेंट रेवेन्यू आता है। तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो एचयूएल का रेवेन्यू सबसे बड़ा निकल के आता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से। तो ये सबसे बड़ा सेगमेंट है जहां पे एचयूएल का सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकल के आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड सबसे ज्यादा रेवेन्यू एचयूएल का निकल के आता है होम केयर सेगमेंट से। होम केयर सेगमेंट से एचयूएल का जो रेवेन्यू निकल के आता है वो 34% का है। इसके अलावा फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट, यहाँ से जो एचयूएल का रेवेन्यू है वो 19% का है। तो दोस्तों फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट अभी का जो इनका सेगमेंट है वहां से सिर्फ 19% का रेवेन्यू आता है, लेकिन ये एचयूएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जिसके चलते उन्होंने इस सेक्टर के अंदर अभी थोड़े दिन पहले ही हॉर्लिक्स नाम के ब्रांड को ओवरटेक किया था। इन्होंने उस ब्रांड को जीएसके कंज्यूमर से खरीदा था। तो हाल के दिनों में इन्होंने हॉर्लिक्स को ओवरटेक किया था। तो हॉर्लिक्स को ओवरटेक करने के बाद जो फूड्स वाला सेगमेंट है यहाँ पे इनका पेनिट्रेशन उतना ज्यादा नहीं था और यहाँ से उनका रेवेन्यू भी सिर्फ 19% था। तो यहाँ पे अपने आप को ये एक्सपेंड करना चाहते थे और आने वाले दिनों में ये अपने आप का एक्सपेंशन और कर सकते हैं, जिसके चलते इन्होंने हॉर्लिक्स को बाय किया। तो इन्होंने जो हॉर्लिक्स को बाय किया था वो 3000 करोड़ से ज्यादा में बाय किया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई रेवेन्यू की कि एचयूएल का रेवेन्यू कौन से सेगमेंट से कितना निकल के आता है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की कि एचयूएल का प्रॉफिट कौन से सेगमेंट से कितना आता है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये मैंने ब्रेकअप दिया है प्रॉफिट का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो इनका रेवेन्यू आता है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट से आता है, वैसे इनका प्रॉफिट भी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से निकल के आता है। तो इनका अगर टोटल 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो उसमें से 58 रुपीज का प्रॉफिट इनका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट से होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो होम केयर सेगमेंट से इनका 27% का प्रॉफिट होता है। इसके बाद फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट सेक्टर से 15% का। तो दोस्तों फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेक्टर अभी भी इनका 15% कंट्रीब्यूट करता है नेट प्रॉफिट्स में, लेकिन आने वाले दिनों में ये परसेंटेज बढ़ सकता है क्योंकि कंपनी ने अभी थोड़े ही दिन पहले हॉर्लिक्स नाम के ब्रांड को ओवरटेक किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए। तो दोस्तों एचयूएल के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं ब्रिटेनिया के बारे में कि ब्रिटेनिया के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और उनको आप कभी ना कभी यूज करते होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डिफरेंट सेगमेंट्स है जिसके अंदर ब्रिटेनिया ऑपरेट करती है। जैसे कि अगर मैं डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करूं तो ये मेनली सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है बिस्किट्स, ब्रेड, डेयरी, केक्स, रस्क, क्रीम्स एंड वेफर्स। तो इन सब सेगमेंट्स में इनके प्रोडक्ट निकल के आते हैं। बिस्किट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ब्रिटेनिया के, जैसे कि गुड डे, न्यूट्री चॉइस, मैरीगोल्ड। तो ये सब प्रोडक्ट्स हमने कभी ना कभी यूज किए होंगे। तो ये चीजों के बात करने के बाद हम बात करते हैं थोड़े फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स में कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। तो दोस्तों फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे जाने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ थोड़ी सी एचयूएल के बारे में। तो आपको ये तो पता ही होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस क्वार्टर का जो मैंने आपको रेवेन्यू ब्रेकअप बताया था एचयूएल का, तो इससे लास्ट क्वार्टर में इनका रेवेन्यू ब्रेकअप कैसा था। क्योंकि जिस भी सेक्टर में इनका रेवेन्यू ज्यादा बढ़ता है तो नॉर्मली माना जाता है कि कंपनी उस सेगमेंट में थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है।
तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एचयूएल का रेवेन्यू ब्रेकअप है दिसंबर 2019 का और दिसंबर 2018 का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि होम केयर सेगमेंट में इनका जो रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट सेम रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर ऑफ सेम क्वार्टर था 33%, अभी बढ़ के हो गया है 34.57%। वहीं पे अगर मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की बात करूं तो वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और थोड़ा सा कम हुआ है फ्रॉम 46.90 टू 45.49%। लेकिन अगर हम बात करें फिर उसी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, फूड एंड रिफ्रेशमेंट, जहां पे इनका रेवेन्यू बढ़ा है फ्रॉम 18.45% टू 19.02%, जिसके ऊपर ये कंपनी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में परसेंटेज और भी बढ़ सकती है, लेकिन वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज की और कंपेयर करते हैं दोनों कंपनीज को। तो सबसे पहले जिस रेशो के बारे में बात करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होती है, जिसको बहुत से लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और ये रेशो है प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो में बताती है कि अगर कंपनी के 1 रुपए अर्निंग है तो उसके ऊपर प्राइस कितना है कंपनी का। जितनी पी रेशियो ज्यादा होती है उतना इन्वेस्टर थोड़ा सा स्केप्टिकल होता है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सिर्फ पी रेशियो देख के आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर मैं पी रेशियो की बात करूं तो जो एचयूएल का पी रेशियो है वो 70+ है, मतलब कि एचयूएल का पी रेशियो 70 से भी ज्यादा का है। तो अगर मैं ब्रिटेनिया के पी रेशियो की बात करूं तो ब्रिटेनिया का पी रेशियो 47 का है। तो पी रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जहां पे ब्रिटेनिया का पी रेशियो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू एचयूएल। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो एफएमसीजी के सेक्टर में नॉर्मली ये पी रेशियो ज्यादा होता है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी अगर आपको पी रेशियो को कंपेयर करना है, आपको अक्रॉस इंडस्ट्री कंपेयर करना चाहिए। तो ये तो ही बात पी रेशियो की। पी रेशियो के बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको बताता है कि अगर कंपनी ने 100 रुपीज की सेल की, उसमें से उनका 60 रुपीज का खर्चा हुआ तो उनका प्रॉफिट निकल के आता है 40 रुपीज। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है 40% का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होता है नॉर्मली उसको उतना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ब्रिटेनिया का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 17% का है। वहीं पे अगर मैं बात करूं एचयूएल की, तो एचयूएल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 25% का। मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एचयूएल अच्छा परफॉर्म करती है एज कंपेयर टू ब्रिटेनिया। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रेशो की, जिसका नाम है पीबी रेशो। तो पीबी रेशो में बताती है कि अगर कंपनी अपने सारे एसेट्स को बेच देती है, अपनी सारी लाइबिलिटीज को पे कर देती है, तो जितनी वैल्यू उनकी पर शेयर बचेगी उनकी बुक वैल्यू होती है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू हमें बताती है कि अगर बुक वैल्यू 100 है, उसके रिस्पेक्टिव में कंपनी का प्राइस कितना है। तो अगर कंपनी का प्राइस 105 का है तो पीबी रेशो 5 की हो जाती है। तो अगर मैं पीबी रेशो की बात करूं तो ब्रिटेनिया का जो पीबी रेशो है वो 18 के आसपास का है, और अगर मैं एचयूएल के पीबी रेशो की बात करूं तो वो 66 का है। तो एचयूएल का पीबी रेशो एज कंपेयर टू ब्रिटेनिया बहुत ज्यादा है, ये मेनी टाइम्स ज्यादा है अगर हम उसको ब्रिटेनिया के साथ कंपेयर करें तो। लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताना चाहूंगा, एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ पीबी रेशो आपका बैरोमीटर नहीं होना चाहिए ये जज करने के लिए कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी है। हाँ, आप इसको सोच सकते हैं, इसको एक पैरामीटर ले सकते हैं अपनी ओवरऑल रिसर्च में, लेकिन ये सिर्फ एक इनपुट की तरह होना चाहिए। आपका मेन डिसीजन मेकिंग नहीं होना चाहिए प्योरली बेस्ड अपॉन ओनली सिंगल पैरामीटर। दोस्तों पीबी रेशो के बाद अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें बताता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे ये कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, और ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने अपना देखना होता है कि एसेट ने पास्ट में कैसा रिटर्न दिया। तो ये आपको सिर्फ पास्ट की रिटर्न के बारे में बताता है, और जरूरी नहीं होता कि पास्ट की रिटर्न आपके आने वाले फ्यूचर की रिटर्न को इम्पैक्ट करेगी। हो सकता है कि आप उसको एक देख सकते हो कि पास्ट में इसने कैसा परफॉर्म किया, लेकिन वो सिर्फ एक फैक्ट चेक होता है। तो चलिए मैं वापस आता हूँ आरओई के ऊपर। अगर हम आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो एचयूएल ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो उसका रिटर्न ऑफ ऑन इक्विटी था वो 79% के आसपास था। मतलब कि इन्होंने 79% का रिटर्न दिया अपनी इक्विटी पे। तो दोस्तों अगर हम ब्रिटेनिया की रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ब्रिटेनिया की रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 19 में निकल के आती है 30% की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में एचयूएल बहुत अच्छा परफॉर्म करती है एज कंपेयर टू ब्रिटेनिया, और ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से भी ज्यादा है रिटर्न ऑन इक्विटी फ्रॉम एचयूएल अगर हम उसको ब्रिटेनिया के साथ कंपेयर करें तो फॉर लास्ट 1 ईयर। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो की, जो एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इस रेशो का नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में बताती है कि एक साल में उस कंपनी का जो टोटल इन्वेंट्री था वो कितनी बार खाली होता है। मतलब कि अगर 15 का अगर ये रेशो है तो ये बोलता है कि कंपनी का पूरा इन्वेंट्री एक साल में 15 बार बिक जाता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। और एफएमसीजी सेक्टर में आपको पता है कि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जितना ये इंपॉर्टेंट होता है उतना इंपॉर्टेंट होता है इनका इन्वेंट्री।
क्योंकि इनका इन्वेंट्री जितना जल्दी खाली होगा उतना इन्वेंट्री जल्दी फिल करेंगे, और जितना इन्वेंट्री ज्यादा फिल करेंगे उतना इनका रेवेन्यू अच्छा होगा, उतना इनका प्रॉफिट अच्छा होगा। तो दोस्तों अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करूं ऑफ एचयूएल, तो एचयूएल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 15.46। अगर मैं वहीं पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करूं ऑफ ब्रिटेनिया, तो वो है 15.42। तो ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो जो कि बताता है कि ये इक्वली इनका इन्वेंट्री इतनी बार खाली हो जाता है एक साल में। तो दोस्तों ये रेशियोज आपको थोड़ा सा फैक्ट चेक बताती हैं ये कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, लेकिन सिर्फ इन रेशियो के बेस पे आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। तो आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप एक लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से बोलना चाहूंगा, ये वीडियो मैं सिर्फ एक बार लेके आया था ताकि आपको एक रेशियोज के बारे में पता चल सके, कौन सी रेशियो कहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी कंपनी में, तो अपनी रिसर्च करें और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड करें कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो आपकी फंडामेंटल रिसर्च करने में ये वीडियो आपको एक फैक्ट चेक में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा हम कहीं पे भी किसी भी वीडियो में कुछ भी बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देते। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपके हिसाब से एचयूएल और ब्रिटेनिया में से कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।